हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, चलिए स्टार्ट करते हैं आज को होम साइंस का टॉपिक। ठीक है, अभी तक हम लोगों ने डिस्कस किया था कि कई कोशिकाएं मिलकर क्या बनाती हैं। तो कई कोशिकाएं मिलकर क्या बनाती है, ऊतक बनाती है। और कई ऊतक मिलकर क्या निर्माण करते हैं, तो अंग यानी कि ऑर्गन का निर्माण करते हैं, ऑर्गन बनाते हैं। और कई ऑर्गन यानी कई अंग मिलकर तंत्र का निर्माण करते हैं, जिसे कि हम लोग सिस्टम कहते हैं। ठीक है, यहाँ तक तो चीज़ें एकदम क्लियर हो गई होंगी। अब एग्जाम्पल देख लीजिए, जैसे कि हमारा मुंह, भोजन नली, अमाशय, यकृत एवं झिल्ली, ये सभी मिलके, ये सारे क्या है, हमारे बॉडी के ऑर्गन्स हैं, हमारे अंग हैं। और ये सभी ऑर्गन्स मिलके क्या प्रोड्यूस करते हैं, तो दे प्रोड्यूस अ डाइजेस्टिव सिस्टम। मीन्स ये सभी अंग मिलके क्या निर्माण करते हैं, पाचन तंत्र का निर्माण करते हैं। इसी तरीके से कई अस्थियां यानी स्केलेटन मिलके क्या प्रोड्यूस करेंगे, दे प्रोड्यूस स्केलेटन सिस्टम यानी कि अस्थि तंत्र। तो आज की क्लास हमारी स्टार्ट होती है अस्थि तंत्र से। एक एक करके हम लोग सारे तंत्र को अच्छे से डिस्कस करेंगे। डेफिनेटली एग्जाम से क्वेश्चन यहाँ से निकल के जरूर आते हैं। ठीक है, तो हम लोग आज स्टार्ट करेंगे स्केलेटन सिस्टम यानी कि अस्थि तंत्र से। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे स्केलेटन के स्ट्रक्चर को यानी कि अस्थियों की रचना। ठीक है, अस्थियां शरीर की सबसे कड़ी वस्तु हैं। इनका निर्माण कुछ लवणों, ठीक है, यानी मिनरल्स से होता है, जिनमें से इंपॉर्टेंट है, आप लोगों को भी पता ही होगा, कैल्शियम, फास्फोरस और कार्बोनेट। ये सारे मिलके क्या बनाते हैं, तो स्केलेटन बनाते हैं, यानी हमारी अस्थियों के निर्माण में सबसे मुख्य भूमिका यानी कि सबसे इंपॉर्टेंट रोल कौन प्ले करता है, तो वो करता है कैल्शियम, फास्फोरस और कार्बोनेट। ठीक है, एक पॉइंट आप लोग यहाँ पे ये भी नोट कर लीजिए कि कैल्शियम और फास्फोरस हमारी बॉडी में तभी ऑब्जर्व होंगे, यानी तभी हमारा बॉडी उनको अवशोषित करेगा जब विटामिन डी की उपस्थिति होगी। ठीक है, विटामिन डी की अनुपस्थिति में यानी एब्सेंस में, विटामिन डी के एब्सेंस में ये कैल्शियम और फास्फोरस हमारी बॉडी जो है यूज नहीं करती और वो निकाल जाती है, यानी कि क्या एग्जिट हो जाती है। किससे हो जाती है, तो उत्सर्जन तंत्र द्वारा। ठीक है, उसके द्वारा जो है ये कैल्शियम और फास्फोरस निकल जाते हैं। किसकी अनुपस्थिति में, तो विटामिन डी की अनुपस्थिति में। इंपॉर्टेंट पॉइंट था, इसलिए मैंने आप लोगों को यहाँ पर बता दिया। अब आगे देखते हैं कि कैल्शियम और फास्फोरस की मात्रा इनमें सबसे अधिक होती है, यानी सबसे ज़्यादा किसकी मात्रा होती है, तो कैल्शियम और फास्फोरस की। शरीर की अधिकांश हड्डियां, विशेषकर टांगों और बाहों की हड्डियां जो क्या होती हैं, लंबी होती हैं और अंदर से क्या होती हैं, तो अंदर से ये खोखली होती हैं, यानी इनमें कुछ भी नहीं होता। इससे वे हल्की तथा दृढ़ होती हैं। ठीक है, हड्डियां हल्की तथा दृढ़ होती हैं और भारी बोझा उठाने में समर्थ होती हैं। ध्यान दीजिएगा कि हमारी हड्डियां भारी बोझ उठाने में क्यों समर्थ होती हैं, क्योंकि ये अंदर से खोखली होती हैं। और अंदर से खोखली होती हैं, स्पेशली कहाँ की, तो स्पेशली होती है टांगे और बाहों की हड्डियाँ, क्योंकि ये हड्डियाँ लंबी होती हैं और बोझा भी तो हम लोग हाथ से ही उठाते हैं और पैर के बल पे। ठीक है, इस तरीके से ध्यान रखिएगा। आगे देखते हैं, अस्थियों के दोनों ओर के किनारे कुछ फैले होते हैं, जिससे जोड़ों पर भली भांति गति हो सके। आप लोगों ने भी ध्यान दिया होगा कि जो हड्डियाँ होती है, ध्यान दीजिए, ये हड्डियाँ हैं, तो यहाँ पर देखिए ऐसे इस तरीके से हमारी हड्डियां साइड से, कॉर्नर से क्या होती हैं, तो एकदम लंबी नहीं होती है, एक गोल होती है, जिससे कि संधि यानी कि जो दूसरी हड्डी हमारे बॉडी से जुड़ेगी वो बहुत ही आराम से जुड़ सके। इन फैले भागों के अंदर का भाग स्पॉन्जी होता है और लचीला होता है। इससे भी जोड़ों पर गति उत्पन्न करने में सहायता मिलती है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान दीजिएगा। इस तरीके के क्वेश्चन किस में आते हैं, जैसे कि हम लोगों को मैचिंग करने के लिए, या फिर ट्रू और फॉल्स, यानी कि इसमें से कौन से फैक्ट जो सही है और कौन से गलत है। अगर चीज़ें हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे तभी हम लोग उसका जवाब भी दे सकेंगे। ठीक है, केवल फैक्चुअल क्वेश्चन याद करने से अब कॉम्पिटिशन जो है वो बहुत ही टफ हो गया है, इसलिए सारी चीज़ें पढ़नी पड़ती है। अब देखिए, अस्थियों के अंदर खोखला भाग एक गूदे से भरा होता है, यानी उसके अंदर भाग तो खोखला होता है, उसमें हड्डियां नहीं होती हैं, उसमें एक तरल पदार्थ यानी गूदा भरा होता है, जिसे क्या कहते हैं हम लोग, जिसे कि कहते हैं मज्जा। ध्यान दीजिए, यही होता है अस्थि मज्जा, बोन मैरो इसी को ही कहते हैं। यह कहाँ होती है, हमारी हड्डियों के अंदर होती है। इसका निर्माण, रक्त के निर्माण में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है, क्योंकि मज्जा में ही लाल और श्वेत दोनों कण बनते हैं। यहाँ पर देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट मिल गया हम लोगों को कि आरबीसी और डब्ल्यूबीसी का निर्माण कहाँ होता है, तो आरबीसी और डब्ल्यूबीसी का निर्माण होता है अस्थि मज्जा। मज्जा में आरबीसी और डब्ल्यूबीसी बनते हैं, ध्यान दीजिएगा। और एक पॉइंट यहाँ भी ध्यान दीजिएगा कि जो आरबीसी का है, जो आरबीसी ये कहाँ खत्म होती है, यानी कि ये कहाँ नष्ट होती है, तो ये नष्ट होती है प्लीहा में। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। और एक क्वेश्चन मैं आप लोगों से पूछती हूँ कि आरबीसी की
आरबीसी की जो होती है कितने उम्र कितनी होती है, लाल रक्त कणिकाओं की उम्र कितनी होती है, या ठीक है। क्वेश्चन समझ में आ गया, आप लोग इसका कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर करिएगा। ठीक है, यहाँ तक तो चीज़ें समझ में आ गई। अब हम लोग आगे देखते हैं। चलिए आगे देखते हैं। अस्थियों के निर्माण में प्रमुख रूप से कैल्शियम, फास्फोरस, मैग्नीशियम तथा कार्बोनेट लवण जो है वो भाग लेते हैं। इनमें सबसे अधिक मात्रा कैल्शियम तथा फास्फोरस की होती है। बार बार ये बताया जा रहा है, तो आप लोग ध्यान दीजिएगा कि हमारी अस्थियां जो बनती हैं मेनली किससे बनती हैं, तो कैल्शियम और फास्फोरस की। ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट के रूप में होता है। यह अस्थियों को दृढ़ता प्रदान करता है, यानी कैल्शियम अस्थियों को मजबूती कौन प्रदान करता है, तो कैल्शियम हमारी अस्थियों को मजबूती प्रदान करता है। ध्यान दीजिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इस अस्थि का अंतर कोशिका द्रव्य ऑसिन नामक प्रोटीन का बना होता है। ठीक है, इस अस्थि यानी कि कौन सी अस्थि, इस अस्थि का अंतर कोशिका द्रव्य ऑसिन नामक प्रोटीन से बना होता है। इसमें कोलेजन के तंतु पड़े रहते हैं। हमारे शरीर में लगभग कितनी हड्डियां होती हैं, तो हमारे शरीर में लगभग 206 हड्डियां होती है। ठीक है, बच्चों में कितनी होती हैं, यहीं पे ध्यान दीजिए। बच्चों में 300+ हड्डियां होती हैं। बड़े होते होते क्या हो जाती हैं, सारी हड्डियां क्या होती हैं, आपस में जुड़ने लगती हैं। इसलिए वयस्क व्यक्ति में 206 हड्डियां होती है, जबकि बालकों में 300+, कभी कभी 330 या 340 भी दिया रहता है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। कार्टिलेज यानी कि उपास्थि किसे कहते हैं, उपास्थि। अस्थियां पढ़ लिया हम लोगों ने, अब जानेंगे उपास्थि। उपास्थि को और भी क्या कहते हैं, तो उपास्थि को मृदु अस्थि भी कहते हैं। इसे अंग्रेजी में क्या कहते हैं, तो कार्टिलेज कहते हैं। यह कॉन्ड्रिल नामक पदार्थ से बना होता है, यानी कार्टिलेज किसका बना होता है, तो कॉन्ड्रिल नामक पदार्थ का बना होता है। यह श्वेत रेशेदार तथा कुछ पीले रंग का कड़ा किंतु लचीला पदार्थ होता है। तो इंपॉर्टेंट लाइन यहाँ पर देखिए, ये किसका बना होता है, तो कॉन्ड्रिन का बना होता है। और उपास्थि से हमारी बॉडी के कौन कौन से पार्ट बने हैं, ये ध्यान देने वाली बात है। तो कान का बाहरी भाग, नाक का अग्रभाग, इसी का बना होता है। किसका, तो उपास्थि कार्टिलेज या फिर मृदु अस्थि का ही बना होता है। कौन का, नाक, कान का बाहरी भाग, नाक का अग्रभाग इसी उपास्थि का बना होता है। ठीक है, श्वास नली के छल्ले भी उपास्थि के बने होते हैं तथा इसके अतिरिक्त प्रत्येक अस्थियों के संधि स्थलों के मध्य उपास्थि की गद्दियां लगी होती हैं। ध्यान दीजिएगा कैसे, देखिए एक हड्डी इधर से हो गई इस तरीके की, और दूसरी हड्डी जो है इस तरीके की हो गई, यहाँ से किनारे पर हड्डियां चौड़ी होती हैं, अभी ऊपर हम लोगों ने डिस्कस किया। तो ये दोनों संधि है, यहाँ पर ये दोनों जुड़ेंगे तो यहाँ पर एक उपास्थि यानी कार्टिलेज की जो गद्दियां बनी होती है, जिससे कि हड्डियां, ये दोनों हड्डियां आपस में टकराकर घिसती नहीं है। ध्यान दीजिएगा, हड्डियां आपस में टकराकर किसकी वजह से नहीं घिसती हैं, तो कार्टिलेज की उपस्थिति के कारण हड्डियां आपस में नहीं टकराती हैं। मैंने आप लोगों को अच्छे से बताया, आई थिंक आप लोगों को चीज़ें समझ में आ रही होंगी। अगर चीज़ें समझ में आ रही है तो प्लीज़ वीडियो को फटाफट से लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा। होम साइंस के इंपॉर्टेंट वीडियो आप लोगों को यहाँ पर रोज़ मिलेंगे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। चलिए फ्रेंड्स, अभी आप लोगों को पिक एकदम क्लियर दिख रही होगी, तो चलिए यही पिक से ही मैं आप लोगों को बताऊंगी। बहुत ही ध्यान से सुनिएगा। हमारी जो संपूर्ण मानव कंकाल यानी स्केलेटन सिस्टम है, वो कितने भागों में विभाजित है, तो वो 3 भागों में विभाजित है। ध्यान दीजिएगा। तो सबसे पहला भाग कौन सा है, तो सर का, जिसमें कि कौन कौन से भाग आते हैं, तो खोपड़ी और चेहरा। ठीक है, पहले भाग में खोपड़ी और चेहरा। दूसरे भाग में आता है धड़। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ ये हो गया हमारा दूसरा भाग, धड़। और तीसरे भाग में आते हैं टांगे एवं बाहें, यानी कि दूसरे भाग में हो गया ये धड़ यहाँ से यहाँ तक, तीसरे भाग में आ गए टांगे और बाहें। ठीक है, इस तरीके से जो मानव कंकाल है, अस्थि सिस्टम है, स्केलेटन सिस्टम है, वह 3 भागों में विभाजित है। पहला जिसको कहेंगे कि खोपड़ी, जिसमें कि चेहरा और खोपड़ी दोनों ही शामिल है। दूसरा है हमारा ये पोर्शन, जिसे कि हम लोग धड़ कहते हैं। और तीसरा है टांगे और बाहें। ठीक है, टांगे और बाहें ये हमारा थर्ड पोर्शन है। अब चीज़ें स्टडी करने के लिए तो बहुत है, मैं सिर्फ आप लोगों को वही पॉइंट बताऊंगी जिनसे एग्जाम में हमारे क्वेश्चन जो है वह निकल के आते हैं। ठीक है, तो चलिए एक एक करके डिस्कस करेंगे। चलिए फ्रेंड्स, अब स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो ये है खोपड़ी। ध्यान दीजिएगा, खोपड़ी या कपाल के कितने भाग होते हैं, 2 भाग होते हैं। एक तो खोपड़ी हो गया और दूसरा हो गया चेहरा। ठीक है, खोपड़ी को मस्तिष्क कोष्ठ भी कहते हैं, दूसरा है चेहरा। ध्यान दीजिएगा, खोपड़ी 8 अस्थियों से तथा चेहरा 14 अस्थियों से बना होता है। तो कुल मिलकर कितनी अस्थियां हो गई,
सर में कुल मिलकर कितनी अस्थियां हो गई, तो 22 अस्थियां हो गई। कैसे, देखिए ललाट अस्थि कितनी संख्या में कितनी है, 1 है, ठीक है। पार्श्व अस्थि यह संख्या में 2, एक इधर का होती है, एक उधर से होती है, ठीक है। चीजें समझ में आ रही है। पश्चपाद अस्थि यानी पार्श्वपाद अस्थि, पश्चात अस्थि ये संख्या में होती है 1, यानी जो पीछे का हमारा चपटा वाला भाग होता है ये पश्चात अस्थि कहते हैं इसे। और इसी के द्वारा ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इसी में एक छेद होता है, नीचे की तरफ एक छेद होता है इसमें, जो कि मेरु रज्जु से जुड़ा होता है। तो मेरु रज्जु से सर का कौन सा भाग जुड़ा होता है, तो पश्चादास्थि जो है वह मेरु रज्जु से जुड़ा होता है, ठीक है। यहीं से फिर रीढ़ की हड्डी जो है वह नीचे की ओर पड़ती है, ठीक है। अब शंखास्थि, शंखास्थि भी संख्या में 2 होती है, एक इधर की साइड और एक उधर की साइड। कपोला अस्थि ये संख्या में 2 होती है, ठीक है। तो इस तरीके से खोपड़ी में कुल कितनी अस्थियां हो गई, तो कुल खोपड़ी में हो गई 8 अस्थियां। और चेहरे में कितनी है, तो चेहरे में कुल अस्थियां हैं 14। इस तरीके से हमारे सर में कितनी अस्थियां हो गई, तो 22 अस्थियां हमारे सर में पाई जाती हैं। अब आगे देखते हैं।